हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है परमाणु संरचना और आवर्त सारणी। तो अब उसमें पहला टॉपिक क्या पड़ता है हमारा? परमाणु संरचना। आइए जानते हैं कि परमाणु संरचना क्या होती है। देखिए, परमाणु संरचना के बारे में जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन सभी परमाणु भार व आकार में समान होते हैं। जबकि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से वैज्ञानिकों जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य होते हैं, और यह भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे मूल कण कहा जाता है। आइए अब जानते हैं मूल कण क्या होता है। मूल कण में कण होते हैं जो परमाणु के निर्माण में भाग लेते हैं। कुछ कण अस्थायी और कुछ अस्थायी होते हैं। जो स्थायी होते हैं, इन्हीं कणों को मूल कण कहा जाता है। इन्हीं कणों को मूल कण कहा जाता है। इन मूल कणों के जो नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, आगे चलते इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक तत्व कण होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। कि एग्ज़ाम में आपको जो है ऐसे लिखा मिल सकता है, देखिए कैसे, m यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे 1837। क्या है? 1837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन क्या होता है? ये भी एक कण होता है जो कि धनात्मक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। 1837 गुना का मतलब हो गया आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? 1837 गुना हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.762 × 10⁻⁻27 ग्राम ये होता है। अच्छा, अब हम प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन भी एक कण होता है जो कि क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 × 10⁻27 कूलाम। अब बात करते हैं कि परमाणु, ये जो कण होते हैं मूल कण, ये मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। तो जो परमाणु बनाते हैं, तो अब परमाणु क्या होता है उसको जान लेते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु अनेक छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं अणु क्या होता है। अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, देखिए, समझिए इसको। देखिए, ये जो बाहर है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये अंदर होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। और यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है परमाणु, परमाणु नाभिक। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तत्व के अणु क्या होता है। जब समान तत्व के परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो इन तत्व के अणु क्या कहलाते हैं, तत्व के अणु कहलाते हैं। यानी क्या कि मान लीजिए जब समान एलिमेंट, कोई समान तत्व है, यानी मान लीजिए जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या क्लोरीन हो गया, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, क्या है, दो एलिमेंट हैं। अब दो एलिमेंट है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा तत्व के अणु। ये आपके तत्व के अणु हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं यौगिक के अणु क्या होते हैं। यौगिक के अणु की बात करें तो अलग अलग तत्व के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। इन यौगिक के अणु, इन्हें यौगिक के अणु कहा जाता है। यानी कि अलग अलग तत्व, यानी मान लीजिए कोई हाइड्रोजन हो गया या क्लोरीन हो गए, जब ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं क्या बनता है, ये बनता है HCl। जब HCl बनता है तो एक इसके परमाणु हाइड्रोजन के और एक क्लोरीन के परमाणु, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, यौगिक। और इसमें जो परमाणु अणु होंगे वो क्या कहलाएगा, यौगिक के अणु। ये कहलाएगा आपका यौगिक के अणु कहलाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो बच्चों, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु नाभिक में उपस्थित ये कुल होगा, ये कुल होगा उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, किसी नाभिक में उपस्थित, नाभिक जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो इन दोनों की जो टोटल संख्या होती है वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A=P+N। अच्छा, अच्छा ये बताइए, अगर हम बात करें कि परमाणु नाभिक क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। देखिए, ये क्या हो गया, ये परमाणु का नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो परमाणु नाभिक क्या हो जाएगा, परमाणु नाभिक उसको कहते हैं जिसमें 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 परमाणु का समस्त भार क्या होता है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, वही आपका क्या कहलाता है, परमाणु या नाभिक कहलाता है। परमाणु नाभिक क्या होता है भाई, परमाणु नाभिक भाई सेंटर है किसी भी चीज़ का, उसमें एक भार होता है, ठीक उसी तरह परमाणु में भी एक भार होता है जिसको क्या कहते हैं, परमाणु नाभिक कहते हैं। अच्छा, परमाणु नाभिक कहते हैं। अब बात करते हैं कि नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल क्या है कि रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया था। अब उसमें जो कमी रह गई है उस कमी को दूर किसने किया, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने कैसे दूर किया, क्या किया, क्वांटम सिद्धांत की सहायता से इसको दूर करने का प्रयास किया। किसने, नील्स बोर ने। और उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ तथ्य दिए जो इस प्रकार हैं
चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं ताकि इसमें समझ में आए। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत की सहायता से एक सिद्धांत दिया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इन्होंने कुछ तथ्य दिए। चलिए पहला क्या दिया कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या के साथ गोलाकार कक्षा, जैसे कि आपने देखा ये क्या है, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक इसके अंदर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाता है, अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो जो कक्षा होती है ये क्या होती है, एक त्रिज्या वाली कक्षा होती है, इनकी एक त्रिज्या होती है। तो वही कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या के साथ गोलाकार कक्षा में, जो कक्षा क्या है ये गोलाकार की है, तो गोलाकार कक्षा में घूमते हैं और इसको नाम क्या दिया जाता है, के, एल, एम और एन दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होती हैं, तो जो संख्या होती है उसका निर्धारण कैसे करते हैं, एन बराबर 1, 2, 3 या 4 या कुछ भी हो सकती है। एन आपका क्या है, एन आपका एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट क्या है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर छोटी गोलाकार कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें ऊर्जा स्तर स्थिर होता है। यानी कि जो बाहरी कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में प्रॉपर तरीके से घूमता है जिसमें क्या होता है, कुछ ऊर्जा स्तर होती है। और जो ऊर्जा स्तर होती है वो क्या होती है, एक स्थिर होती है। इसको क्या कहते हैं, स्थिर एनर्जी स्टेट। याद रहेगा बच्चों, इसको क्या कहते हैं, स्थिर एनर्जी स्टेट कहते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूमते हैं जिनका कोणीय गति NH/2π होता है। N/2π का मतलब कोणीय विस्थापन, या कह सकते हैं ना कि एक, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक कोई पिंड है, उसमें क्या है, R त्रिज्या हो गई और M द्रव्यमान का पिंड है, R त्रिज्या हो गई। अब ये R त्रिज्या का कोई पिंड, M द्रव्यमान का R त्रिज्या कोई पिंड है, वो क्या है, V वेग से पथ पे घूम रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा, कुछ एंगल बनेगा। अब ये जो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो जो एंगल बनेगा वही क्या होता है, कोणीय गति होती है, ये उसकी गति हो गई। तो जो गति होगी या कोणीय विस्थापन होगा वो क्या होगा, mv/r, कोणीय वेग कह लीजिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π, NH/2π के बराबर होगा। इन कक्षाओं की ऊर्जा स्थिर होती है, इसलिए इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा कहा जाता है। देखिए वही बात है ना, जैसे कि मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई पिंड है, वो r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा यानी कि mvr, वो क्या होगा, बोल्स के अनुसार होगा कि mvr बराबर क्या होगा, NH/2π। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था वाले कक्षाओं में रहते हैं, लेकिन जब क्या होता है, इनको बाहरी सोर्स से कोई ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कमज़ोर है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, अब हम उसको क्या करते हैं, कोई मान लीजिए कोई ताकत नहीं है, वो बेचारा चल नहीं पाता है, हम उसको सहारा देते हैं तो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है। ठीक उसी तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो बाहरी स्रोत से क्या करता है, एनर्जी पाता है, तो वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। परमाणु की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। अच्छा अगला स्टेटमेंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, अच्छा चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आ सके। चलिए देखिए अगला स्टेटमेंट है
अगला स्टेटमेंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नीची ऊर्जा स्तर से ऊंची वाली ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा क्या होती है, स्टोर होती है, यानी ऊर्जा हमको मिलती है, ऊर्जा ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आती है तो ऊर्जा विकिरण के रूप में परमाणु द्वारा क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। यानी कि मतलब परमाणु द्वारा निकल जाती है ऊर्जा, यानी ऊर्जा का ह्रास होता है, या फिर जो ह्रास होती है, जो कमी होती है, वो किस रूप में निकलती है, वो विकिरण के रूप में निकलती है। अब यही विकिरण जो होती है वो आपके परमाणु से किस एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, फोटोन एनर्जी के रूप में निकलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा ई इजकल टू एच वी। ठीक है, एच क्या हो आपका प्लांक नियतांक। अच्छा, जब विकिरण के रूप में निकली तो ये एनर्जी हो गई। अब ये जो ऊर्जा है ये किसके बराबर होगी, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू ई वन माइनस, सॉरी ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E2 माइनस E1। E2 क्या है आपका उच्च ऊर्जा स्तर है और E1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है। आपका E2 जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर है और E1 जो है वो आपका निम्न ऊर्जा स्तर है। इसी के अंतर के बराबर जो एनर्जी जो निकलेगी विकिरण के रूप में निकलेगी और वही क्या होगा, फोटोन एनर्जी होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन परिवर्तनों के, अगला स्टेटमेंट है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप, परिवर्तन कौन सा है कि जो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जो जाता है उसकी बात की जा रही है कि जब परिवर्तन के फलस्वरूप परमाणु के अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि मान लीजिए कि जब परिवर्तन होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया तो क्या होगा, एनर्जी हमारी क्या होगी, मिलेगी हमको। ठीक है, यानी हमारे पास आएगी। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो घटती है, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कुछ रेखाएं उत्पन्न होती करती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आपकी फोटोन एनर्जी होती है जो कि इस फॉर्म में निकलती है। ठीक है बच्चों दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सेशन था ये। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या बात कही। चलिए, ये बात हो रही है कि एक मिनट, चलिए इसको भी रफ कर लेते हैं। इसको भी क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं ताकि आपके और समझ में आए। देखिए, नील्स बोर का परमाणु मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, नील्स बोर ने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने एक नियम दिया था परमाणु का, ठीक है, और उस दोषों को दूर किसने किया, नील्स बोर ने। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत लिया जिसकी सहायता से इस दोषों को दूर किया, और एक सिद्धांत दिया जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। जैसे कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि परमाणु जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है वो किसके दोषों को दूर करता है, तो प्यारे दोस्तों वो दूर करता है आपके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करता है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अगला जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, उन्होंने क्या कहा
कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या के साथ गोलाकार कक्षा में घूमते हैं, और ये कक्षा क्रमशः क्या होती है, के एलेमेन होती है। के एलेमेन क्या होती है, यानी कि जो बाहरी जो कक्षाएं होती हैं, इसी का नाम क्या होता है, के एल और एम होता है। देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, देखिए n बराबर क्या है, 1 दिया हुआ है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है। ये सब क्या है, ये सब है कि कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी मान लीजिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में यानी एल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आपके एम वाले में 3 इलेक्ट्रॉन। सब कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। चलिए, तो इन ऊर्जा में n बराबर इतने इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर छोटी छोटी गोलाकार कक्षाएं होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव करता है वो कक्षा किस आकार की होती है, गोलाकार। लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें ऊर्जा स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय वेग या कोणीय गति क्या होती है, NH/2 यानी कि MVR, जो आपका कोणीय संवेग है, वो किसके बराबर होगा, जब NH/2 के बराबर होगा। उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था वाले कक्षाओं में रहते हैं, यानी कि पहले नीचे वाली यानी n बराबर 1 वाली। लेकिन जब बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट हो जाते हैं यानी उत्तेजित हो जाते हैं, और यह निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि n बराबर 1 से k के बाद कहाँ चले जाते हैं, l वाले में चले जाते हैं। परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। अच्छा, अगली बात करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी वो क्या करता है, अवशोषित करता है, तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा विकिरण के रूप में निकल जाती है, और इन परिवर्तन के फलस्वरूप परमाणु के अवशोषण और सृजन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं होती हैं। चलिए, थैंक यू क्लास, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, कल आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।